हीरापुर गांव में रामू और महेश नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। रामू जहां परिश्रम और लगन से अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता, वहीं महेश को आलस से काम करने की आदत थी। वह अक्सर काम को टालता और थोड़े बहुत काम में संतुष्ट हो जाता। एक दिन गांव के बुजुर्ग काका ने रामू से कहा, अरे वाह रामू, मैंने सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। रामू मुस्कुराते हुए बोला, हाँ काका, इस बार मेहनत का फल मिला है। फसल बहुत अच्छी हुई है और इसे बेचने पर अच्छा मुनाफा भी होगा। काका ने उत्सुकता से पूछा, बेटा तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? रामू ने गर्व से उत्तर दिया, काका मेरी 5 एकड़ जमीन में इस बार कुल 150 बोरी अनाज हुआ है। काका ने प्रशंसा भरी नजर से उसे देखा और बोले, सच में रामू, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। भगवान ने तुम्हारी ईमानदारी और लगन का फल दिया है। रामू ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, काका अब मुझे चलना चाहिए। आज अनाज बेचने के लिए बाजार जाना है। काका ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, भगवान तुम्हें और तरक्की दे। रामू मुस्कुराता हुआ वहां से अपने काम की ओर चल पड़ा, मन में संतोष और आत्मविश्वास लिए। थोड़ी ही देर बाद महेश भी उधर से गुजर रहा था तो काका ने उसे आवाज दी, अरे महेश बेटा, कहाँ जा रहे हो? महेश रुककर बोला, काका खेत में सुबह जल्दी जाकर मैंने फसल की बोरियां भर दी थी, अब उन्हें उठाने जा रहा हूँ। काका ने पूछ लिया, अच्छा बेटा, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है ना? इस बार तुम्हारी जमीन से कितनी बोरियों की फसल हुई है? महेश ने थोड़ा गर्व से कहा, हाँ काका, मेरे पास भी 5 एकड़ जमीन है। इस बार हर एकड़ में 20 बोरियां हुई हैं, तो कुल मिलाकर 100 बोरियां हुई हैं। काका थोड़े चिंतित हो गए और बोले, महेश बेटा, तुम्हारी जमीन से सिर्फ 100 बोरियां ही क्यों हुई? तुम्हारे दोस्त रामू के पास भी तो 5 एकड़ जमीन है, पर उसके खेत में इस बार 150 बोरियां अनाज हुई हैं, जबकि तुम दोनों के खेत तो एक ही इलाके में हैं और जमीन भी लगभग एक जैसी ही है। महेश ने हैरानी से कहा, क्या कहा काका? रामू के खेत में 150 बोरियां हुई हैं? उसने तो मुझे बताया ही नहीं। काका ने गंभीरता से समझाया, बेटा रामू दिन रात मेहनत करता है, अपनी फसल की देखभाल पूरे लगन और समर्पण के साथ करता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। महेश ने काका की बातों पर विचार करते हुए कहा, ठीक है काका, मैं चलता हूँ। अब इस बार से मैं भी अपनी फसल में पूरी मेहनत करूँगा। काका ने महेश को आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, मेहनत का रास्ता अपनाओ, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। महेश काका से विदा लेकर अपने खेत की ओर बढ़ गया। शाम को महेश अपनी फसल बेचकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने दिन भर की सारी बातें अपनी पत्नी को बताईं। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे समझ आ गया कि तुम्हारी फसल में 50 बोरियों का नुकसान क्यों हुआ है। इसका कारण यह है कि तुम अपने दोस्त रामू की तरह मेहनत नहीं करते। तुम जब मन करता है तभी खेत पर जाते हो, ऐसे में फसल कैसे अच्छी होगी? महेश ने थोड़ा निराश होकर कहा, अरे भाग्यवान, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मैं जितना हो सकता है उतना तो करता ही हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं और क्या कर सकता हूँ? पत्नी ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, अगर तुम सच में मुनाफा बढ़ाना चाहते हो तो एक विचार है, तुम अपनी जमीन बेच दो और रामू के खेत के पास वाली जमीन खरीद लो। अगर रामू की जमीन 5 एकड़ है तो तुम्हारे पास भी उतनी ही जमीन होगी। फिर रामू से कहो कि हम दोनों मिलकर इन 10 एकड़ पर साथ काम करें और जो मुनाफा होगा उसे आधा आधा बांट लें। महेश को पत्नी की बात बिल्कुल सही लगी। उसने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, मैं कल ही रामू के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि रामू मेरी बात को मना नहीं करेगा। उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और महेश के मन में नई उम्मीदें और उत्साह जग गए। अब वह एक नई योजना के साथ अपने दोस्त रामू के साथ साझेदारी करने का सपना देख रहा था।
अगले दिन सुबह सुबह महेश अपने दोस्त रामू के घर जा पहुंचा। रामू ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे महेश भाई कैसे हो, और ये सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू हम दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त रहे हैं। मैं एक बात सोच रहा था, क्यों ना मैं अपनी जमीन बेचकर तुम्हारी जमीन के पास ही 5 एकड़ की जमीन खरीद लूं। इससे तुम मेरे अच्छे पड़ोसी भी बन जाओगे। रामू ने प्रसन्नता से कहा, अरे वाह महेश भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया ख्याल है। मुझे भी एक भरोसेमंद पड़ोसी मिल जाएगा। महेश ने धीरे से बात आगे बढ़ाई, और रामू, अगर तुम्हें ऐतराज ऐतराज न हो तो क्यों न हम दोनों अपनी अपनी जमीन पर मिलकर खेती करें। अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है कि दोनों मिलकर एक साथ मेहनत करें। इससे हमें मुनाफा भी बढ़िया मिलेगा और फसल भी अच्छी होगी। रामू ने उत्साह से जवाब दिया, महेश भाई मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। यह तो बहुत अच्छा विचार है। चलो फिर सेठ मनीराम के पास चलते हैं और जमीन के लेन देन की बात करते हैं। वैसे भी मेरे खेत के पास की जमीन सेठ मनीराम की है। महेश और रामू सेठ मनीराम के पास पहुंचे। महेश ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, रामू के पास वाली जो आपकी जमीन है मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। सेठ मनीराम मुस्कुराते हुए बोले, तो खरीद लो, हमने कब मना किया है। लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो? महेश थोड़ा झिझकते हुए बोला, सेठ जी, असल में मैं अपनी 5 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ और उसी के बदले आपकी वह 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ जो रामू के पास है। सेठ मनीराम ने सोचा और फिर बोले, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी जमीन के बदले तुम्हारी जमीन के साथ मुझे कुछ और रुपए भी चाहिए। महेश ने थोड़े असमंजस में पूछा, पर सेठ जी, मेरी भी जमीन 5 एकड़ की है और आपकी भी। फिर आप मुझसे अतिरिक्त रुपए क्यों मांग रहे हैं? सेठ मनीराम ने समझाते हुए कहा, देखो महेश, जमीन की कीमत समय और स्थान के हिसाब से तय होती है। अगर तुम्हें यह जमीन लेनी है तो अतिरिक्त रकम देनी होगी, नहीं तो कोई बात नहीं। महेश ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। आप अतिरिक्त रुपए भी ले लीजिए, लेकिन मुझे वह जमीन दे दीजिए। सेठ मनीराम ने सहमति में सिर हिलाया और कुछ समय बाद महेश ने अपनी जमीन बेचकर सेठ मनीराम की जमीन खरीद ली। इस तरह महेश और रामू अब एक दूसरे के पड़ोसी भी बन गए और साथ मिलकर 10 एकड़ जमीन पर खेती करने का सपना साकार करने के लिए तैयार हो गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और एक सुबह रामू ने महेश से कहा, सुनो महेश भाई, कल से हमें खेतों में हल चलाना शुरू करना होगा, इसलिए तुम भी सुबह सुबह तैयार रहना। महेश के मन में हल चलाने की मेहनत का ख्याल आते ही आलस्य घिर आया। उसने सोचा, ये काम तो बहुत ही कठिन है, पूरे खेत में हल लेकर चलना पड़ता है। इससे बचने के लिए मुझे कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद महेश ने धीरे से कहा, अरे रामू भाई, एक बात बतानी थी। मेरी पत्नी के पिताजी का कल देहांत हो गया है और मुझे 15 दिन के लिए उनके यहाँ जाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। रामू ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, महेश भाई, ये तो सच में बहुत दुखद है। वह तुम्हारे पिता समान थे, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। तुम बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर लूंगा। महेश ने मन ही मन राहत की सांस ली और कहा, सच कहूँ तो मुझे लगा था कि तुम इस बात के लिए मना कर दोगे, लेकिन तुम सच में एक सच्चे दोस्त हो रामू। मैं 15 दिन बाद लौट कर आऊंगा और तुम्हारे साथ मिलकर खूब मेहनत करूंगा। रामू ने मुस्कुराते हुए उसे विदा किया और महेश अपने मन की चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद महेश अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल चला गया। उसके जाने के बाद रामू के मन में चिंता और अकेलापन गहराने लगा। काम का सारा बोझ अब अकेले उसके कंधों पर था। शाम को उसकी पत्नी राधा ने उसे चिंतित देखा तो पूछा, सुनिए जी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं?
क्या बात है? रामू ने ठंडी सांस लेकर कहा। कुछ नहीं राधा, महेश अपने ससुराल गया है और खेत में बहुत सारा काम पड़ा है। इतने बड़े खेत में अकेले हल चलाना आसान नहीं है। राधा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, आप अकेले नहीं हैं। जब तक महेश नहीं आता मैं आपके साथ खेत में काम करूंगी, मिलकर मेहनत करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। रामू ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली और उसे धन्यवाद दिया। अगले ही दिन से दोनों ने मिलकर खेत में हल चलाने का काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह जब रामू और राधा साथ में खेत में हल लेकर निकलते तो उनके समर्पण और सहयोग की मिसाल पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाती। कुछ दिन बीत गए। बारिश का मौसम आ चुका था और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। रामू को अपने खेत की चिंता सताने लगी तो एक दिन वह महेश के घर पहुंचा। रामू ने कहा, सुनो महेश भाई, अब तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है और हल्की बारिश भी हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर खेत में पानी के निकलने का रास्ता बना दें। इससे बारिश का पानी एक जगह नहीं रुकेगा और फसल को नुकसान भी नहीं होगा। महेश ने टालते हुए जवाब दिया, अरे रामू भाई, आज तो मेरे पास बहुत ही जरूरी काम है। रामू ने हैरानी से पूछा, महेश भाई, इस समय ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? महेश ने बहाना बनाते हुए कहा, अरे हाँ, मैं बताना तो भूल ही गया था। तुम्हारी भाभी की तबीयत 2-3 दिन से खराब चल रही है, तो आज उन्हें डॉक्टर के पास शहर ले जाना है। रामू ने उसकी बात समझते हुए कहा, ठीक है महेश भाई, तुम भाभी जी का ख्याल रखो। तुम निश्चिंत होकर जाओ, यहाँ का सारा काम मैं संभाल लूंगा। महेश ने राहत की सांस ली और रामू को धन्यवाद देकर अपने बहाने पर मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगा, वाह, ये रामू तो कितनी जल्दी ही मेरी बात मान गया। मेरे हिस्से का काम भी खुद ही करने को तैयार है। मेरा ये बहाना सच में काम कर गया, नहीं तो मुझे अकेले ही खेत में इतना सारा काम करना पड़ता। रामू ने महेश को कुछ सोचते हुए देखा तो कहा, महेश भाई, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा न, यहाँ का सारा काम मैं देख लूंगा। तुम बेफिक्र होकर भाभी को डॉक्टर को दिखा लाओ। महेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ रामू भाई, वही तो मैं सोच रहा हूँ। सारा काम तुम्हारे ऊपर छोड़कर शहर जाना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। रामू ने भरोसा दिलाते हुए कहा, महेश तुम निश्चिंत रहो, मैं हर काम देख लूंगा, तुम बस भाभी का ध्यान रखना। महेश ने फिर राहत की सांस ली और रामू को धन्यवाद देते हुए अपनी पत्नी को लेकर शहर की ओर रवाना हो गया, मन में यह सोचते हुए कि उसका काम रामू के भरोसे बड़ी आसानी से हो जाएगा। उधर रामू बारिश में भीगता हुआ खेत में मेहनत कर रहा था, रास्ता बना रहा था ताकि बारिश का पानी खेत में न रुके और फसल को नुकसान न हो। रात को घर लौटकर वह थकाहारा बिस्तर पर बैठा ही था कि उसकी पत्नी राधा ने उसे देखते हुए कहा, सुनिए जी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। जब भी खेत में कोई काम नहीं होता तब तो आपका दोस्त महेश घर पर ही रहता है, लेकिन जैसे ही आपको खेत में कोई काम होता है वह अचानक कोई न कोई बहाना बनाकर चला जाता है। मेरा शक है कि वह जानबूझकर आप पर सारा बोझ डालकर शहर निकल जाता है। रामू ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, अरे राधा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा कहकर मेरे और महेश के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो क्या? महेश मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे यकीन है कि वह कभी मुझे धोखा नहीं देगा। राधा ने गंभीरता से कहा, मुझे आपकी दोस्ती पर शक नहीं, लेकिन आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में आपको खुद ही सच का पता चल जाएगा। रामू ने कुछ कहा तो नहीं, पर मन ही मन उसकी बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि कहने के लिए खेत में रामू और महेश दोनों की बराबर की साझेदारी थी, लेकिन वास्तव में खेत में सारी मेहनत और लगन रामू और उसकी पत्नी ने ही की। रामू सुबह सुबह उठकर खेतों में जाता, दिन भर धूप में मेहनत करता और शाम को लौटता।
उसकी पत्नी भी पूरे दिन उसके साथ काम करती और हर तरीके से उसका साथ देती। रामू की इस कठिन मेहनत और लगन का ही परिणाम था कि इस बार फसल पिछले साल की तुलना में दुगनी हुई। वहीं महेश अपने आलस और लापरवाही में खेतों में कम ही आता। जब रामू उसे काम करने के लिए बुलाता, वह कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाता। महेश के इस रवैये के कारण रामू पर काम का अतिरिक्त बोझ आ गया था। रामू अक्सर सोचता कि यदि महेश भी उसके साथ मेहनत करता तो वे दोनों मिलकर और अधिक उपज प्राप्त कर सकते थे और शायद दोनों का जीवन भी आसान हो सकता था। परंतु बचपन की दोस्ती का लिहाज करने की वजह से वह चाहकर भी कभी महेश से इस बारे में कुछ नहीं कह पाया। कुछ दिन और इसी तरह बीते और अंततः फसल तैयार हो गई। एक दिन रामू उत्साहित होकर महेश से बोला, महेश भाई चलो, आज हमें फसल की कटाई करनी है। शाम को मुझे अपनी पत्नी के साथ साली की शादी में भी जाना है और अगर आज फसल नहीं कटी तो कल से खराब होने लगेगी। महेश मुस्कुराकर बोला, हाँ भाई बिल्कुल, आज ही फसल काट लेते हैं और उसे बोरियों में भी भर लेंगे। यह विचार कर दोनों मित्र खेत में उतर गए। कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने पूरी फसल को काटकर सावधानी से बोरियों में भर लिया। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और शाम का उजाला फैलने लगा। रामू ने तब महेश से कहा, महेश भाई, अब तो सारी फसल की बोरियां भर ली हैं। अब मैं अपनी साली की शादी में जाने के लिए निकलता हूँ। तुम बस इतनी मदद कर दो कि इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाना। मैं कल आऊंगा, तब दोनों मिलकर इस अनाज को मंडी में बेचने चलेंगे। महेश प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई चिंता मत करो, जब मुझे काम था तब तुमने मेरे लिए सब कुछ किया। अब जब तुम्हें जाना है तो मैं अकेले ही सब कर लूंगा। तुम बेफिक्र होकर शादी में जाओ, मैं इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर लेकर चला जाऊंगा। रामू तसल्ली और खुशी के साथ वहां से निकल गया। महेश सारी फसल को बैलगाड़ी में भरकर घर ले आया। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, अरे सारी फसल यहाँ क्यों ले आए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए? महेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रामू अपनी साली की शादी में गया है, वो कल सुबह तक लौटेगा। उसके आने के बाद ही हम ये बोरियां मंडी में बेचने के लिए ले जाएंगे। महेश की बात सुनते ही उसकी पत्नी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। वह बोली, अरे फिर तो ये अच्छा ही हुआ कि तुमने सारी बोरियां घर पर ही रख ली। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया तरकीब है। महेश उत्सुक होकर बोला, अरे बताओ न, क्या तरकीब है और ये फसल घर लाना कैसे सही हुआ? उसकी पत्नी थोड़ा आगे झुककर धीमे स्वर में बोली, देखो तुम्हारा दोस्त तो कल सुबह से पहले लौटने वाला नहीं है। इतने में क्यों न हम ये सारी बोरियां घर के पीछे वाले कमरे में रख दें, ऐसे में सारी फसल का पैसा हमारा ही होगा। महेश उसकी बात पर सोच में पड़ गया, फिर बोला, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन रामू से क्या कहेंगे? अगर उसने फसल के बारे में पूछा तो? महेश की पत्नी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। कल सुबह जब तुम्हारा दोस्त रामू फसल लेने आएगा तो कह देना कि सारी बोरियां घर के बाहर ही रखी थी, फिर पता नहीं कब कौन चुरा कर ले गया। इतना कह देने से रामू कुछ भी नहीं कर पाएगा। महेश उसकी चालाकी पर हैरान रह गया। उसने हंसते हुए कहा, वाह तुम तो कमाल की हो, मैं तो बस काम से बचने का बहाना सोच रहा था और तुमने तो पूरी फसल ही अपने नाम करने की तरकीब निकाल ली। सच में भाग्यवान, तुम तो गजब की हो। महेश की पत्नी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो फिर देर किस बात की? आप जल्दी से बोरियों को बैलगाड़ी से उतारकर घर के बाहर रख दीजिए ताकि सब गांव वाले भी देख ले कि बोरियां बाहर रखी हुई हैं। और फिर रात के अंधेरे में हम चुपचाप उन्हें अंदर ले आएंगे। महेश ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। सुबह रामू का चेहरा देखने लायक होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी मेहनत की फसल गायब हो गई। उन दोनों की आंखों में एक खतरनाक चमक और होठों पर शरारती मुस्कान थी।
उनकी योजना धीरे धीरे आकार ले रही थी और वे इस खेल को अंजाम देने की तैयारी में जुट गए। हर पल उनका मन रामू की प्रतिक्रिया के बारे में सोचकर और भी उत्साहित हो रहा था। रात के सन्नाटे में महेश और उसकी पत्नी ने सावधानी से सारी अनाज की बोरियों को घर के पिछले कमरे में छुपा दिया। जैसे जैसे वे बोरियों को अंदर ले जा रहे थे, उनके दिलों में एक गहरा संतोष और कुटिल खुशी थी, मानो उन्होंने कोई बड़ा खेल खेला हो। अगली सुबह का इंतजार उनके लिए किसी जीत के जश्न से कम नहीं था। सब कुछ उनकी योजना के अनुसार हो गया था। अगले दिन सुबह जब रामू महेश के घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर उत्साह था। वह बोला, महेश भाई चलो आज मंडी में फसल बेच आते हैं। सारी बोरियां कहाँ रखी हैं? महेश ने थोड़ी घबराहट का नाटक करते हुए कहा। हाँ हाँ रामू भाई चलो देखते हैं। दोनों बाहर आए जहां बोरियां रखी होनी चाहिए थी। महेश ने तब हैरान और चिंतित होने का अभिनय करते हुए चारों ओर देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, हे भगवान, सारी बोरियां तो यहीं रखी थी। कहाँ चली गईं ये बोरियां? रामू चौंक कर बोला। महेश भाई ये क्या कह रहे हो? बोरियां कहाँ गईं? रामू को एक पल के लिए झटका लगा, फिर उसकी आंखों में संदेह की झलक आई। उसे अपनी पत्नी की बात याद आ गई। पिछले रात ही उसने रामू को आगाह किया था, महेश के भरोसे मत रहना। मैं उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करती। इतनी मेहनत की फसल है, उसे संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन रामू ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया था और कहा था, महेश मेरा दोस्त है। हम दोनों साथ मिलकर ही तो इस फसल को संभाल रहे हैं। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। पर आज जब महेश ने अनाज की बोरियों के गायब होने की बात कही तो रामू के मन में शक घर करने लगा। उसने गंभीरता से महेश की ओर देखा और बोला, महेश भाई ये कैसे हो सकता है? सारी बोरियां यहाँ से कैसे गायब हो सकती हैं? आखिर ऐसा कौन करेगा? महेश ने लाचारी से सिर हिलाते हुए कहा, रामू भाई सच कह रहा हूँ। कल शाम को सारी बोरियां यहीं रखी थी। सोचा था कि आज सुबह यहीं से उठाकर मंडी ले जाएंगे, पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सब कुछ चुरा लिया। रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह चारों तरफ बोरियों को ढूंढने लगा, लेकिन वहां तो खाली जगह के सिवा कुछ न था। उसकी आवाज में बेपसी थी। अब क्या करेंगे महेश भाई? इतनी मेहनत की फसल, सब कुछ चला गया। महेश की आंखों में नकली दुख और दिल में छिपा संतोष एक गहरी चाल की कहानी कह रहे थे। रामू की आवाज में निराशा और गुस्सा था। उसने महेश की ओर देखते हुए कहा, महेश भाई तुमने ये क्या कर दिया? 6 महीनों की मेहनत थी वो। इतनी बड़ी लापरवाही, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। महेश ने भी एक झूठी नाराजगी का दिखावा करते हुए कहा, रामू भाई तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों कह रहे हो जैसे उस फसल में सिर्फ तुम्हारा ही हिस्सा था? क्या मैंने जानबूझकर वो बोरियां चोरों को सौंप दी थीं? उस फसल में मेरा भी हिस्सा था और नुकसान मेरा भी हुआ है। रामू का गुस्सा अब धीरे धीरे बेपसी में बदल रहा था। उसने निराशा भरे स्वर में कहा, क्या सच में हमारी सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गईं? ये तो जरूर चोरों का ही काम है, नहीं तो यहाँ रखी बोरियां भला कौन उठा ले जाएगा? फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, सही कहा, चोरों ने हमारे दोनों का ही हिस्सा ले लिया। हम दोनों का ही बहुत बड़ा नुकसान हो गया। रामू की निराश आंखें एक बार फिर बोरियों की जगह पर टिक गईं। फिर उसने थके स्वर में कहा, ठीक है अब मैं अपने घर चलता हूँ। महेश ने उसके कंधे पर सांत्वना का हाथ रखा, पर उसकी आंखों में छिपी मुस्कान को रामू देख न सका। रामू ने कंधे झुका लिए और भारी मन से वहां से चला गया। रामू का दिल टूट चुका था। उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई पर किसी ने धोखा किया था। वह भारी मन से घर लौटकर चुपचाप आंगन में बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा की गहरी परछाई थी। उसकी पत्नी ने उसे ऐसे मायूस देखकर पास आकर पूछा, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? रामू ने थकी हुई सांस लेते हुए कहा,
क्या बताऊं तुम्हें। और फिर उसने पूरी घटना बताई, कैसे उसकी मेहनत की फसल जिस पर उसने दिन रात एक कर दिए थे, किसी ने धोखे से चुरा ली। रामू की पत्नी ने उसकी बात को ध्यान से सुना, उसकी पीड़ा को समझा। फिर गहरी सांस ली और कहा, मैंने कहा था न, लेकिन तुम परवाह नहीं कर रहे थे। इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह ईमानदार नहीं होता। ये सब किसी चोर का नहीं, बल्कि तुम्हारे दोस्त का ही काम है। उसी ने फसल की बोरियों को चुरा कर रख लिया है और तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे हिस्से की फसल को भी हथियाना चाहता है। रामू ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने दोस्ती में आंखें बंद कर ली और मेहनत की कदर करना भूल गया। पर अब मैं समझ गया हूँ कि अपनी मेहनत का पूरा ध्यान रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। किसी पर भी बिना सोचे समझे भरोसा करना हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। उसकी पत्नी ने उसे दिलासा दिया और कहा, चलो यह भी एक सबक था। अब हम अपनी मेहनत और भी ध्यान से करेंगे, किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं होंगे। रामू ने सिर हिलाया। उसने ठान लिया कि आगे से किसी भी परिस्थिति में सावधान और सतर्क रहेगा। महेश के धोखे ने उसे एक गहरी सीख दी थी। अपने श्रम की रक्षा का सबसे पहला दायित्व स्वयं का ही होता है। उसकी पत्नी ने तब हल्की मुस्कान के साथ कहा, खैर अब तो जो होना था हो गया, इसमें अब ज्यादा उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास मेहनत करने के लिए हाथ और मन में विश्वास है। चिंता मत कीजिए, खेत में काम करने के लिए अभी भी समय है। तब तक क्यों न आप आंगन में सब्जियां उगाना शुरू कर दें, उससे कुछ आय भी हो जाएगी और खाली बैठे रहने का दुख भी नहीं रहेगा। रामू ने उसकी सुझाई बात पर गौर किया और महसूस किया कि यह तो एक बहुत ही अच्छी सोच है। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे खाली बैठकर किस्मत को कोसने के बजाय कुछ करने की जरूरत है। घर बैठे कौन सा पैसा अपने आप आ जाएगा। रामू की उदासी अब एक नए जोश में बदल गई। उसकी पत्नी के शब्दों ने उसमें फिर से हिम्मत और उत्साह भर दिया। उसने तय किया कि वह अपने आंगन में मेहनत से सब्जियां उगाएगा और एक नई शुरुआत करेगा। अगले ही दिन वह आंगन में खुदाई करने लगा। मिट्टी खोदते खोदते अचानक उसके हाथ में कुछ ठोस सा लगा। उसने और गहरे खोदा तो देखा कि मिट्टी के नीचे एक मटका दफन था। उसे बाहर निकालते ही उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। जब उसने मटके का ढक्कन खोला तो भीतर सोने चांदी के सिक्कों से भरा खजाना था। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अविश्वास और आश्चर्य से भरे स्वर में खुद से बोला, यह तो मेरे भाग्य का द्वार खुल गया। सच ही कहा जाता है कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर मेरी फसल चोरी नहीं हुई होती तो मैं शायद कभी सब्जियां उगाने के लिए आंगन में खुदाई ही न करता और इस खजाने को न पाता। मेरी एक फसल की कीमत पर ईश्वर ने मुझे इतना बड़ा उपहार दे दिया। प्रसन्नता और आभार से भरे रामू ने जल्दी से मटके को घर के अंदर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाया और उससे सारा हाल कह सुनाया। उसकी पत्नी ने भगवान का धन्यवाद करते हुए मुस्कुराकर कहा, यह तो आपकी ईमानदारी और मेहनत का ही फल है। मैंने कहा था न, मेहनत का फल देर सवेर मिलता ही है। यह ईश्वर की ही कृपा है। आपने बिना किसी का हक मारे मेहनत से काम किया, इसलिए ईश्वर ने हमें यह आशीर्वाद दिया। रामू और उसकी पत्नी की आंखों में नई उम्मीदें और उज्जवल भविष्य के सपने चमकने लगे। उन्होंने इस खजाने को भगवान का आशीर्वाद मानते हुए हृदय से धन्यवाद किया। रामू को अब यह एहसास हो गया था कि जो भी परिस्थितियां आती हैं, वे हमें एक नई राह दिखाने के लिए होती हैं। बस उन पर विश्वास और साहस बनाए रखना चाहिए। यह अनुभव उसके लिए एक बड़ी सीख बन गया। उसने ठान लिया कि अब हर हाल में मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन को आगे बढ़ाएगा। उधर महेश और उसकी पत्नी ने रात को योजना बनाई। पत्नी ने कहा,
सुनिए, आज रात में ही हम इस फसल को मेरे भाई के घर ले जाएंगे और वहीं रुकेंगे। फिर कल सुबह इसे शहर में बेच देंगे। महेश ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसा ही करते हैं। जब रात को महेश और उसकी पत्नी छुपाई हुई फसल की बोरियां लेने गए तो जैसे ही उन्होंने बोरियों को छूने की कोशिश की, उन्हें एक अजीब सी बदबू आई। उन्होंने बोरियां खोली तो पाया कि अनाज पूरी तरह सड़ चुका था। दोनों ने समझा कि बिना हवा और सही जगह के अनाज खराब हो गया है। महेश गुस्से और निराशा में भरकर अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारी इस चालाकी के कारण हमारी मेहनत की फसल भी बर्बाद हो गई। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। जो सोचा था वो सब खत्म हो गया। महेश की पत्नी भी हताश हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, हमने बुराई की राह चुनी, सोचा कि चतुराई से हम सारा अनाज अपना बना लेंगे, लेकिन अब खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठे। हमारे लालच ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। महेश और उसकी पत्नी ने पछतावे के साथ एक दूसरे की ओर देखा। उनके लालच और उनकी चालबाजी ने उन्हें खाली हाथ छोड़ दिया था। तभी उन्हें अचानक किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। घबराकर उन्होंने मुड़कर देखा तो पाया कि रामू वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और चेहरा शांत लेकिन सवाल भरा था। रामू ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, महेश भाई, मैं तुम्हें खोजने आया था। गांव के चौकीदार ने मुझे बताया कि कुछ लोग रात में तुम्हारे घर के पास देखे गए हैं, तो मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ तुम ये सब। रामू आगे कुछ कह नहीं पाया और गुस्से भरी खामोशी के साथ उन दोनों की तरफ घूरने लगा। महेश और उसकी पत्नी ने घबराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन अब उनके पास छिपाने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी समझ में नहीं आया कि आखिर रामू अचानक से कोठरी में कैसे घुस गया, जबकि वे दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करके कोठरी में आए थे। वास्तव में हुआ यह था कि जब वे अनाज की बोरियों को देखने कोठरी में गए थे, तभी रामू ने दरवाजे पर दस्तक दी, किंतु उत्तेजना और खुशी में दोनों को दरवाजे की दस्तक सुनाई नहीं दी। उसी वक्त घर के सबसे बाहरी हिस्से में सोए हुए उनके 10 साल के बेटे की नींद खुल गई और उसने दरवाजा खोल दिया। रामू ने उससे महेश के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ देर पहले तक तो माँ बाबा आंगन में ही सोए हुए थे। महेश ने आंगन में जाकर देखा तो दोनों खाट खाली थे। तभी अनाज की कोठरी में से महेश के अपनी पत्नी पर गुस्सा करने की आवाज आई। इतनी रात गए महेश और उसकी पत्नी की आवाज कोठरी से आती देखकर रामू के मन में यह बात खटक गई। उसे कुछ गड़बड़ी का आभास हुआ, इसलिए वह तुरंत कोठरी की तरफ जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने महेश और उसकी पत्नी को बोरियों के पास खड़े परेशान हाल देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। रामू ने उनकी झेंपी हुई हालत देखकर संदेह से बोरियों की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या ये वही फसल है जिसे हम दोनों ने मिलकर उगाया था? महेश ने जब देखा कि उसकी पोल पूरी तरह से खुल चुकी है, तब उसने झिझकते हुए जवाब दिया, रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा कि मैं अकेले सारा अनाज बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा लूंगा। तुम्हें हिस्सा न देना पड़े, इसलिए मैंने इसे चुपचाप यहाँ छुपा दिया। रामू ने बिना गुस्सा दिखाए एक गहरी सांस ली और बोरी के पास जाकर उसे खोल दिया। जैसे ही बोरी खुली, एक गंदी बदबू ने उसे चौंका दिया। अनाज सड़ चुका था तथा बिना हवा के और सही जगह में न रखने के कारण बर्बाद हो गया था। रामू ने गंभीरता से कहा, महेश भाई, इतनी मेहनत से उगाई फसल का यह अंजाम देखना वाकई दुखद है। लेकिन सच कहूँ तो मेरे लिए इससे भी ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि तुमने मेरे साथ छल किया। दोस्ती और विश्वास को तोड़कर ये किया, वह मुझे ज्यादा चुभ रहा है। महेश को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर रामू से कहा, रामू, मुझे माफ कर दो। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था।
लालच में आकर मैंने तुमसे छल करने की कोशिश की। यह अनाज मैंने छुपा दिया ताकि तुम्हारा हिस्सा भी खुद ले सकूं, परंतु अब समझ में आ गया कि ईमानदारी और भरोसे का मूल्य क्या होता है। वास्तव में मेहनत का फल ही असली होता है। रामू ने जब देखा कि महेश को वाकई में अपनी करनी पर पछतावा हुआ है और उसकी फसल भी खराब हो गई है, तब उसकी आंखों में चिंता और ममता उमड़ आई। उसने कहा, महेश भाई, मुझे यह देखकर दुख हो रहा है कि हम दोनों की फसल खराब हो गई। मैं समझ सकता हूँ कि यह वक्त हमारे लिए कठिन है। तुम परेशान मत हो, जो नुकसान हुआ है उसे हम मिलकर संभाल लेंगे। रामू की यह बात सुनकर महेश की आंखें और भी अधिक शर्म और पश्चाताप से भर आईं। वह रुंधे हुए गले से बोला, रामू, मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया और तुम फिर से मुझ पर विश्वास करके मेरे साथ काम करना चाहते हो। मैं आखिर किस मुंह से तुम्हारे साथ काम कर पाऊंगा? रामू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई, गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं, लेकिन सीख उन्हीं को मिलती है जो अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं। तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारा सच्चा बदलाव है। पुरानी बातों को भूल जाओ, चलो अब एक नई शुरुआत करते हैं। ईमानदारी और विश्वास के साथ हमें मिलकर फिर से मेहनत करनी होगी ताकि हम फिर से नई फसल उगा सकें। महेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामू को गले लगाते हुए कहा, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा दोस्त। तुम्हारा यह स्नेह और माफ करने की भावना ही मुझे सही राह दिखाने के लिए काफी है। उस दिन के बाद महेश ने ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। उसने रामू के साथ मिलकर फिर से फसल उगाई और इस बार उन्होंने एक दूसरे का पूरा साथ दिया। गांव के लोगों ने भी उनकी नई शुरुआत की तारीफ की। महेश को अब समझ में आ गया था कि सच्ची संपत्ति रिश्तों का विश्वास और ईमानदारी में ही होती है। अगली कहानी। दो बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह कस्बे के एक धनी सौदागर से हुआ था, जबकि छोटी बहन की शादी देहात के एक किसान के घर हुई थी। एक दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के गांव आई। दोनों बहनें कामकाज निपटाकर आंगन में बैठीं और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बड़ी बहन ने अपने शहर के जीवन की शान शौकत का बखान करते हुए कहा, तुम्हें पता है हम शहर में कितने आराम से रहते हैं। फैंसी कपड़े, कीमती सामान, तरह तरह की स्वादिष्ट खाने पीने की चीजें, फिर मनोरंजन के लिए थिएटर, बाग बगीचे भी हैं। छोटी बहन को यह बातें थोड़ी खटक गईं। उसने बड़ी बहन की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, तुम्हारे शहर का जीवन जितना अच्छा दिखता है उतना ही अस्थिर भी है। तुम लोग भले ही धन संपत्ति में जीते हो, लेकिन उसके साथ चिंता और तनाव भी आते हैं। किसान का जीवन भले ही सादा है, लेकिन हमारी शांति में कोई खलल नहीं है। हम न ज्यादा तड़क भड़क में रहते हैं, न ही हमारे पास फिजूल की चिंता होती है। तुम्हारा सौदागर जितनी भी दौलत कमा ले, पर एक दिन सब कुछ खत्म भी हो सकता है। कहावत भी है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, लेकिन हमारी किसानी जिंदगी में ये उतार चढ़ाव कम है। हमारी मेहनत हमें तंदुरुस्ती और सुकून देती है। भले हम मालदार न हो, पर भूखे कभी नहीं रहते। बड़ी बहन ने ताने भरे स्वर में कहा, अरे रहने दो, पेट तो जानवरों का भी भर जाता है, लेकिन वह भी कोई जिंदगी है। तुम्हें जीवन के असली आनंद और आराम का क्या पता। तुम्हारा पति कितनी भी मेहनत कर ले, तुम्हारी जिंदगी जैसी है वैसी ही रहेगी। हर ओर मिट्टी, गोबर और फूस से घिरी रहोगी। यही हाल तुम्हारे बच्चों का भी रहेगा। छोटी बहन ने नर्म लहजे में जवाब दिया, तो क्या हुआ? हाँ, हमारा जीवन सादा है, लेकिन हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। शहर में तुम हर तरफ लालच और बुराइयों से घिरी रहती हो। कौन जानता है कल तुम्हारा आदमी किसी पाप में फंस जाए, जुआ, शराब या किसी और बुराई में, और देखते ही देखते तुम्हारा सारा ऐशो आराम खत्म हो जाए। ऐसी बातें तो आए दिन सुनने को मिलती हैं। पास ही बैठा छोटी बहन का पति और घर का मालिक नाथू यह सब सुन रहा था।
मन ही मन वह सोचने लगा, बात तो ठीक ही है। गांव की मिट्टी से जुड़े रहकर हम सीधी सादी जिंदगी जीते हैं, जहां कोई लालच हमें नहीं छूता। पर एक मुश्किल है, जमीन बहुत कम है। अगर मेरे पास पर्याप्त जमीन होती तो फिर मुझे किसी का डर न रहता, चाहे वह कोई शैतान ही क्यों न हो। वहीं कोने में शैतान छिपा हुआ सब सुन रहा था। किसान की बीवी ने अपनी सादी जिंदगी की तारीफ में जो बातें कहीं, उन्होंने शैतान को खूब रिझाया। वह मन ही मन बहुत खुश था कि किसान की बीवी ने अपने आदमी को जमीन की चाहत में फंसा दिया। किसान ने बड़े गर्व से कहा था, अगर मेरे पास ढेर सारी जमीन होती तो फिर चाहे शैतान भी आ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। शैतान ने यह सुनकर सोचा, अच्छा जनाब, अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारी यही जमीन की चाहत तुम्हें मेरे चंगुल में कैसे फंसाती है। मैं तुम्हें काफी जमीन दूंगा और फिर देखता हूँ कि क्या तुम मेरी चालों से बच पाते हो। गांव के पास ही एक बड़ी कोठी थी जो जमींदारिन की थी। करीब 300 एकड़ जमीन उनकी थी और गांव वालों से उनके हमेशा अच्छे संबंध रहे थे। पर उन्होंने एक नया कारिंदा रखा जो पहले फौज में था। इस कारिंदे ने आते ही गांव वालों पर जुर्माने ठोंकने शुरू कर दिए। नाथू किसान का हाल ऐसा था कि वह कितनी ही कोशिश करता, फिर भी कभी उसका बैल जमींदार की चरागाह में घुस जाता तो कभी उसकी गाय बगिया में चरती पाई जाती, और अगर ये न होता तो उसकी बछिया और बछड़ा रखी हुई घास पर मुंह मारते मिल जाते। हर बार नाथू को जुर्माना भरना पड़ता। जुर्माना तो वह दे देता, मगर मन ही मन खींचता रहता। वह गुस्से में घर लौटता और अपनी खींच परिवार पर उतारता। पूरे मौसम उसे इसी तरह कारिंदे की वजह से भारी त्रास सहना पड़ा। अगले जाड़ों में गांव में यह खबर फैल गई कि जमींदारिन अपनी जमीन बेचने वाली है और मुंशी इकराम अली से सौदे की बातचीत चल रही है। यह सुनकर गांव के किसान चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि अगर मुंशी जी ने जमीन खरीदी तो वे जमींदार के इस कारिंदे से भी ज्यादा सख्ती करेंगे। हमारी जिंदगी तो इसी जमीन पर निर्भर है, और अगर जुर्माने और बढ़ गए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। यह सोचकर किसान जमींदारिन के पास गए और उनसे निवेदन किया, मुंशी जी को जमीन मत बेचिए, हम उससे ज्यादा कीमत देकर यह जमीन खरीदने को तैयार हैं। जमींदारिन उनकी बात मान गई। इसके बाद किसानों ने मिलकर तय किया कि पंचायत के माध्यम से पूरी जमीन को इकट्ठा खरीदा जाए ताकि वह सभी के साझा उपयोग में आ सके। 2 बार पंचायत बुलाई गई लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया। असल में यह शैतान की ही चाल थी। उसने किसानों के बीच फूट डाल दी थी। कोई भी किसान आपस में सहमति नहीं बना सका और तय हुआ कि हर कोई अपनी हैसियत के अनुसार जमीन का छोटा हिस्सा खरीदेगा। जमींदारिन इस पर भी सहमत हो गई। इतने में नाथू को यह पता चला कि उसका पड़ोसी एक साथ 50 एकड़ जमीन खरीदने जा रहा है और जमींदारिन ने यह तय किया है कि आधी रकम अभी ले लेंगी, बाकी रकम साल भर बाद चुकानी होगी। यह सुनकर नाथू बेचैन हो उठा। नाथू ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, देखो आसपास के लोग तेजी से जमीन खरीद रहे हैं, हमें भी 20-30 एकड़ जमीन खरीद लेनी चाहिए। जीना मुश्किल होता जा रहा है और वह कारिंदा जुर्माने पर जुर्माने लगाकर हमें तबाह ही कर देगा। दोनों ने मिलकर विचार किया कि आखिर कैसे यह जमीन खरीदी जाए। उनके पास पहले से 100 कलदार रखे हुए थे। एक दिन उन्होंने अपना उम्र पर आया बछड़ा बेच दिया। कुछ सामान उन्होंने गिरवी रख दिया। अपने बड़े बेटे को मजदूरी पर भेजा और उसकी नौकरी के बदले कुछ पेशगी रकम ली। बाकी रकम नाथू ने अपनी पत्नी के भाई से उधार ले ली। इस तरह आधी रकम का इंतजाम हो गया। नाथू ने एक 40 एकड़ की जमीन पसंद की जिसमें कुछ हिस्से पर पेड़ भी थे। वह मालकिन के पास गया और सौदा पक्का किया। वहीं तुरंत नकद पैसे देकर सौदा तय कर लिया। फिर कस्बे जाकर लिखापड़ी भी पक्की कर ली। अब नाथू के पास खुद की निजी जमीन थी।
उसने बीज खरीदा और अपनी ही जमीन पर बोया। इस तरह वह अब एक छोटा जमींदार बन गया। नाथू की खुशी का ठिकाना न था। उसे जीवन में संतोष था, बस एक ही बात उसे परेशान करती, पड़ोसियों की तरफ से पूरा चैन नहीं मिल पा रहा था। अक्सर पड़ोसियों के मवेशी उसकी जमीन पर चरने आ जाते। नाथू ने कई बार विनम्रता से समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि गांव के घोसी लड़के दिन दहाड़े अपनी गायें नाथू की जमीन पर छोड़ने लगे। रातों में बैल उसके खेतों में घुसकर नुकसान पहुंचाते थे। नाथू बार बार मवेशियों को भगा देता और उनके मालिकों को माफ कर देता। लंबे समय तक उसने सब्र से काम लिया और कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आखिरकार नाथू का धीरज जवाब दे गया। उसने अदालत में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। वह जानता था कि असली समस्या यह है कि बाकी लोगों के पास जमीन की कमी है और वे जानबूझकर उसे परेशान नहीं कर रहे। लेकिन नाथू ने सोचा, अगर मैं इसी तरह नरमी बरतता रहूंगा तो वे लोग और सह पाएंगे और मेरी मेहनत से कमाई गई हर चीज बर्बाद कर देंगे। अब उन्हें एक सबक सिखाना जरूरी हो गया है। इस तरह नाथू ने अपने दिल में कठोर निर्णय लिया ताकि अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रख सके। नाथू ने ठान लिया कि अब कोई नरमी नहीं बरतेगा। उसने 1-2 किसानों पर अदालत में मुकदमे दर्ज कराए और नतीजा यह हुआ कि 2-3 किसानों पर जुर्माना ठोंक दिया गया। इससे गांव के लोग नाथू से खफा हो गए। अब तो वे जानबूझकर उसे तंग करने के लिए अपने मवेशी उसकी जमीन पर छोड़ने लगे। एक दिन एक आदमी जिसे घर में ईंधन की जरूरत थी, रात के अंधेरे में नाथू के साथ शीशम के पेड़ काट ले गया। सुबह जब नाथू खेतों में टहलने गया तो उसने देखा कि सारे पेड़ जमींदोज हो गए हैं और कटे हुए ठूंठ जैसे उसे चिढ़ा रहे थे। यह देख नाथू का खून खौल उठा। उसने सोचा, अगर इसने 1-2 पेड़ इधर उधर से काटे होते तो भी बात समझ में आती, पर कमबख्त ने तो बगिया को ही उजाड़ डाला। नाथू ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस अपराधी को पकड़कर ही दम लेगा। नाथू ने बहुत सोचा विचारा कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। उसे यकीन हो गया कि यह काम सरजू का ही है। नाथू सरजू के पास गया इस उम्मीद में कि कुछ सबूत हाथ लगेगा, लेकिन वहाँ सिर्फ तू मैं और कड़वी तकरार हुई। कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसके बावजूद नाथू का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि सरजू ही इस चोरी के पीछे है। उसने थाने जाकर सरजू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सरजू को अदालत में पेश किया गया और मामला शुरू हो गया। एक अदालत से दूसरी अदालत तक यह सिलसिला चला, लेकिन अंततः सरजू को बरी कर दिया गया क्योंकि न तो कोई गवाह था और न ही कोई पुख्ता सबूत। नाथू यह सुनकर और भी बौखला उठा और अपनी झुंझलाहट मजिस्ट्रेट पर निकालने लगा। धीरे धीरे नाथू का अपने पड़ोसियों और सरकारी अफसरों से संबंध बिगड़ने लगे। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि गांव में लोग उसके घर में आग लगाने की बातें करने लगे। नाथू के पास अब पहले से कहीं ज्यादा जमीन थी और वह जमींदारों में गिना जाने लगा था, लेकिन गांव में उसका वह पुराना मान सम्मान नहीं रहा। लोग उसे शक और नफरत की नजर से देखने लगे और नाथू की शांति धीरे धीरे मिटने लगी। इसी दौरान गांव में यह अफवाह फैल गई कि कुछ लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह जा बसने की तैयारी कर रहे हैं। नाथू ने सोचा, मुझे तो अपनी जमीन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग सचमुच गांव छोड़ देंगे तो गांव की भीड़ कम हो जाएगी। तब उनकी जमीन मैं खुद ले लूंगा। इससे मेरी हालत और बेहतर हो जाएगी क्योंकि अब जमीन की कमी महसूस होने लगी है। एक दिन नाथू अपने ओसारे में बैठा हुआ था कि एक अजनबी किसान वहां से गुजरता हुआ उसके घर आ पहुंचा। वह परदेसी था और रात भर नाथू के घर ठहरा। उसने वहीं खाना भी खाया। बातचीत के दौरान नाथू ने उससे पूछा, भाई कहाँ से आ रहे हो? उस किसान ने जवाब दिया, दरिया सतलज के पास से आ रहा हूँ।
वहाँ बहुत काम है। फिर बातों बातों में उस अजनबी ने बताया, वहाँ एक नई बस्ती बस रही है। मेरे गांव के कई लोग भी वहाँ जा पहुँचे हैं। वे एक सोसाइटी में शामिल हो गए हैं, जहाँ हर आदमी को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिली है। जमीन इतनी उपजाऊ है कि पहली ही फसल में गेहूं की बालें आदमी से ऊंची खड़ी हो गईं और इतनी घनी कि दरांत के एक वार में पूरा पूला बन जाता है। एक आदमी तो वहाँ खाली हाथ पहुँचा था, उसके पास खाने के लिए दाने तक नहीं थे। लेकिन अब उसके पास 2 गायें, 6 बैल और खलिहान भरा पड़ा है। यह सुनकर नाथू के मन में लालच का बीज अंकुरित होने लगा। नाथू के मन में भी लालसा जाग उठी। उसने सोचा, मैं यहाँ तंग और संकरी जमीन पर क्या कर रहा हूँ, जब दूसरी जगह इतनी संभावना खुली पड़ी है। क्यों न यहाँ की जमीन और घर बार बेचकर नकदी बना लूं और वहाँ जाकर नए सिरे से शुरुआत करूं। यहाँ गांव में लोगों की भीड़ भाड़ और खींचतान से तरक्की रुक जाती है, लेकिन नाथू ने तय किया कि पहले खुद जाकर सब कुछ देख परख लेना चाहिए। बरसात के बाद उसने तैयारी की और निकल पड़ा। पहले रेल से सफर किया, फिर सैकड़ों मील की यात्रा बैलगाड़ी से और पैदल तय करता हुआ सतलज के पार उस जगह पर पहुंचा। वहां पहुंचकर नाथू ने देखा कि वह सब कुछ सही था जो उस परदेसी किसान ने कहा था। हर किसी के पास ढेर सारी जमीन थी। सरकार ने हर आदमी को 20-20 एकड़ मुफ्त जमीन दे रखी थी और जो चाहे कौड़ियों के मोल जितनी भी जमीन खरीद सकता था। सारी जरूरी बातें जानने के बाद नाथू जाड़ों से पहले घर लौट आया। अब वह देश छोड़ने की योजना बनाने लगा। उसने नफे के साथ अपनी सारी जमीन बेच दी। घर, मकान, मवेशी और बाकी सामान को नकदी में बदल दिया। यहाँ तक कि पंचायत से भी इस्तीफा दे दिया। फिर अपने पूरे कुनबे को साथ लेकर वह सतलज पार नई जमीन पर बसने के लिए रवाना हो गया। उसके दिल में उम्मीदों का उजाला था, जैसे नई जिंदगी का एक नया दरवाजा उसके सामने खुलने वाला था। नाथू अपने परिवार के साथ उस नई जगह पहुंच गया और वहां की एक बड़ी पंचायत में शामिल होने की अर्जी दी। उसने पंचों की दिल से खातिरदारी की, उन्हें दावतें दी, जिससे उसे आसानी से जमीन का पट्टा मिल गया। मिली जुली जमीन में से उसे और उसके परिवार के लिए 5 हिस्सों में 100 एकड़ जमीन दी गई। हालांकि ये जमीन एक जगह इकट्ठी नहीं थी, बल्कि कई टुकड़ों में बंटी हुई थी। इसके अलावा पंचायत ने उसे चरागाह का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दे दी। नाथू ने अपनी जरूरत की इमारतें खड़ी की, मवेशी खरीदे और चराई के लिए खुला मैदान भी मिल गया, जिससे अब वह जितने चाहे उतने मवेशी रख सकता था। नई जमीन पहले से तिगुनी थी और बहुत उपजाऊ भी। नाथू की खुशहाली पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। शुरुआत में नए स्थान पर बसने, घर बनाने और खेती करने में उसे बड़ा रस आया। वह अपनी सफलता पर गर्व महसूस करता था, पर जब उसकी यह नई खुशहाली रोजमर्रा की आदत बन गई तो उसके मन में फिर से बेचैनी ने घर कर लिया। उसे लगने लगा कि यहाँ भी जमीन काफी नहीं है, अगर और जमीन होती तो बेहतर होता। पहले साल उसने गेहूं बोया और जमीन ने शानदार फसल दी। अब वह लगातार गेहूं उगाना चाहता था, लेकिन जितनी जमीन उसके पास थी वह उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। जमीन को फसल के बाद कुछ समय के लिए आराम देना जरूरी होता था। हर कोई ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ जमीन चाहता था, पर जमीन की कमी के कारण गांव में तनाव और खींचातानी बढ़ने लगी। जो लोग संपन्न थे वे बेहतर फसल के लिए जमीन चाहते थे, जबकि गरीब लोग अपनी जमीन से जैसे तैसे पैसा कमा रहे थे ताकि टैक्स भर सकें। नाथू को अपनी फसलें बढ़ानी थी, इसलिए उसने 1 साल के लिए किराए पर और जमीन ले ली। खूब गेहूं बोया और इस बार भी फसल बेहतरीन हुई। लेकिन यह जमीन गांव से काफी दूर थी और उसे अनाज को मीलों दूर गाड़ियों में भरकर लाना पड़ता था। कुछ समय बाद नाथू ने देखा कि कई बड़े लोग अलग अलग फॉर्म बना रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। उसने सोचा,
अगर मैं भी एक इकट्ठी स्थायी जमीन खरीद लूं और वहीं अपना घर बनाकर रहूं, तो इससे मेरा जीवन और भी बेहतर हो जाएगा। अतः अब नाथू के मन में बार बार यह ख्याल उठने लगा कि इकट्ठी और स्थायी जमीन खरीदना ही असली समाधान है। 3 साल यूं ही गुजर गए। नाथू हर साल जमीन किराए पर लेकर गेहूं बोता, फसल अच्छी होती और उसके पास माल जमा होता गया। वह इसी तरह संतोषपूर्वक आगे बढ़ सकता था, लेकिन हर साल दूसरों से जमीन किराए पर लेने और उसके लिए मेहनत मशक्कत करने का काम उसे थकाने लगा था। अच्छी जमीन के लिए हमेशा होड़ लगी रहती थी, और यदि नाथू हमेशा चौकस और सतर्क न रहता तो उसे जमीन मिलनी मुश्किल हो जाती। यह उसके लिए एक बड़ी परेशानी थी। तीसरे साल ऐसा हुआ कि नाथू ने कुछ काश्तकारों से साझे में जमीन किराए पर ली। जमीन बोने के लिए तैयार थी, मगर आपस में कुछ विवाद हो गया और किसान लोग अदालत पहुंच गए। अदालत में मामला उलझा और नाथू की सारी मेहनत बेकार चली गई। नाथू ने सोचा, काश यह जमीन मेरी अपनी होती तो मैं इस झंझट से बच जाता। जब तक जमीन मेरी अपनी न होगी मैं यूं ही परेशान रहूंगा। उस दिन से नाथू ने अपनी जमीन की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उसे एक किसान मिला जिसने पहले 1000 रुपए में जमीन खरीदी थी, लेकिन अब उसकी हालत बिगड़ गई थी और वह मजबूरी में जमीन सस्ते में बेचने को तैयार था। नाथू ने सौदा करना शुरू किया और किसान की मुसीबत का फायदा उठाते हुए कीमत घटाने लगा। आखिरकार 1000 रुपए में सौदा तय हुआ। कुछ रकम नगद देनी थी, बाकी बाद में चुकानी थी। सौदा पक्का हो ही रहा था कि एक सौदागर अपने घोड़े को पानी पिलाने नाथू के घर के बाहर ठहर गया। बातों बातों में उसने बताया कि वह नर्मदा नदी के उस पार से आ रहा है, जहां उसने 1500 एकड़ बेहतरीन जमीन सिर्फ 500 रुपए में खरीदी है। नाथू हैरान रह गया और सौदागर से और सवाल पूछने लगा। सौदागर ने बताया, असल में अफसरों और चौधरियों से मेलजोल बनाने का हुनर चाहिए। मैंने 100 रुपए से ज्यादा तो रेशमी कपड़े और गलीचे देने में खर्च किए, ऊपर से शराब, मेवों की टोकरी और चाय सेट के तोहफे। नतीजा ये हुआ कि मुझे एकड़ के हिसाब से जमीन कौड़ियों के भाव मिल गई। यह सुनकर नाथू की उत्सुकता और बढ़ गई। सौदागर ने अपने कागजात भी दिखाए और बताया कि जमीन नदी के किनारे है और पूरा खेत एक ही जगह इकट्ठा है। उपज इतनी जबरदस्त है कि बयान से बाहर। नाथू ने और सवाल पूछे तो सौदागर ने कहा, वहाँ इतनी जमीन है कि तुम महीनों चलो तब भी खत्म न हो। वहाँ के लोग इतने सीधे हैं, जैसे भेड़ और जमीन तो समझो मुफ्त में ही मिल रही है। नाथू को लगा कि यही सही मौका है। उसने सोचा, मैं यहाँ 1000 एकड़ के लिए 1000 रुपए क्यों खर्च करूँ, जब वहाँ इससे कहीं ज्यादा जमीन मुझे आधे दाम में मिल सकती है। अब नाथू के मन में एक नई योजना ने जन्म ले लिया। उसने सोचा कि अगर वह अपना पैसा वहाँ की जमीन में लगाए तो यहाँ से कई गुना ज्यादा जमीन खरीद सकता है और उसकी खुशहाली और बढ़ जाएगी। नाथू ने उस जगह का रास्ता पूछताछ कर जान लिया जहाँ सौदागर ने जमीन के बारे में बताया था। सौदागर के जाने के बाद नाथू ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी बीवी को घर संभालने को कहा और खुद एक भरोसेमंद साथी के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में एक बड़े शहर में रुका, जहां से उसने सौदागर द्वारा सुझाए गए उपहार, चाय के डिब्बे, शराब और दूसरी चीजें खरीद ली। फिर दोनों आगे बढ़ते गए बिना रुके। 7वें दिन वे उस जगह पहुंचे जहां से कोल आदिवासियों की बस्ती शुरू होती थी। नाथू ने देखा कि जो कुछ सौदागर ने बताया था वह सच था। दरिया के किनारे तक फैली हुई विशाल जमीन खाली पड़ी थी। कोल लोग इन जमीनों का कोई उपयोग नहीं कर रहे थे। वे सरल जीवन जीते थे, कपड़े या सिरकी के तंबू में रहते, शिकार करते, मवेशी पालते और मस्ती से दिन काटते। उन्हें न रोटी बनानी आती थी, न खेती करने का हुनर था। हाँ, दूध से छाछ, मट्ठा और पनीर बनाते और एक किस्म की शराब भी तैयार कर लेते थे, जिसका प्रयोग वे अपने छोटे मोटे उत्सवों में करते।
ये सारे काम उनकी औरतें संभालती थीं, जबकि मर्द बस खाने पीने में और बंसी बजाने में मग्न रहते। कोल लोग तंदुरुस्त और खुशहाल थे और काम के मामले में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वे बिल्कुल सरल सीधे सादे थे और बाहर की दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। पढ़ना लिखना तो दूर की बात, वे हिंदी तक नहीं जानते थे, लेकिन उनका स्वभाव बेहद भला था। जैसे ही नाथू उनके इलाके में पहुंचा, वे उत्सुकता से अपने तंबुओं से बाहर आ गए और उसके चारों ओर जमा हो गए। नाथू ने दुभाषिए की मदद से उन्हें बताया कि वह जमीन खरीदने आया है। कोल लोग यह सुनकर बेहद खुश हुए और बड़े सम्मान के साथ उसे अपने सबसे अच्छे तंबू में ले गए। वहां उन्होंने कालीन बिछाकर उसे गद्दों पर बिठाया और खुद जमीन पर बैठ गए। उसकी खातिरदारी में उन्होंने चाय और दारू पेश की। मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। नाथू ने भी अपनी गाड़ी से लाए उपहार निकाले, चाय, शराब और दूसरी चीजें, और सबको थोड़ा थोड़ा बांटा। कोल लोग इन उपहारों से बहुत खुश हुए और आपस में नाथू के बारे में खूब बातें करने लगे। आखिरकार उन्होंने दुभाषिए से कहा, मेहमान को सब कुछ विस्तार से समझाओ। नाथू को महसूस हुआ कि वह सही जगह पर पहुंचा है, जहां जमीन मिलने के साथ साथ उसे इन सरल स्वभाव के लोगों का प्रेम और आदर भी मिल रहा है। दुभाषिए ने कहा, ये लोग कहना चाहते हैं कि आपके आगमन से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। हमारे यहाँ की परंपरा यही है कि हम मेहमान की पूरी सेवा और सत्कार करें, जो भी हमारे सामर्थ्य में हो। आपकी कृपा के प्रति हम अत्यंत आभारी हैं। कृपया हमें बताइए कि आपको कौन सी वस्तु सबसे अधिक प्रिय है, ताकि हम उसी से आपकी आवभगत कर सकें। नाथू ने उत्तर दिया, जिस चीज को देखकर मैं अत्यधिक आनंदित हुआ हूँ, वह आपकी यह धरती है। हमारे यहाँ जमीन की बहुत कमी है और वह इतनी उपजाऊ भी नहीं है, परंतु यहाँ की भूमि तो अनंत और अत्यंत उर्वर है। ऐसी भूमि मैंने पहले कभी नहीं देखी। दुभाषिए ने नाथू के शब्दों को अपनी भाषा में अनुवादित कर दिया। इसके बाद वहाँ के लोग कुछ समय तक आपस में विचार विमर्श करते रहे। नाथू उनकी भाषा समझ नहीं सकता था, परंतु उसने देखा कि वे अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। कुछ देर बाद वे शांत हो गए और नाथू की ओर देखने लगे। इसके बाद वे फिर से आपस में चर्चा करने लगे और ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके बीच कोई असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई हो। नाथू ने दुभाषिए से पूछा, अब किस बात पर अटक रही है? दुभाषिए ने उत्तर दिया, उनमें से कुछ का मत है कि जमीन देने से पहले सरदार से अनुमति लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी गैर हाजिरी में ऐसा निर्णय लेना उचित नहीं होगा। जबकि अन्य लोगों का विचार है कि इस छोटी सी बात के लिए सरदार की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह चर्चा अभी चल ही रही थी कि तभी एक व्यक्ति, जिसने एक बड़ी और बालों वाली टोपी पहन रखी थी, वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही सब लोग सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषिए ने कहा, ये हमारे सरदार हैं। नाथू ने तुरंत अपने सामान में से एक बढ़िया लबादा निकाला और चाय का एक बड़ा डिब्बा, साथ ही अन्य उपहार सरदार के समक्ष भेंट किए। सरदार ने वह भेंट मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और अपने आसन पर आकर विराजमान हो गया। जैसे ही वह बैठा, कोल लोगों ने उससे बातचीत शुरू कर दी। सरदार कुछ समय तक उनकी बातें सुनता रहा, फिर हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। इसके बाद वह नाथू की ओर मुखातिब हुआ और साफ हिंदुस्तानी में कहा, इन भाइयों ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। जितनी जमीन तुम्हें चाहिए चुन लो, हमारे पास इसकी कोई कमी नहीं है। नाथू यह सुनकर विचारों में डूब गया। इतनी आसानी से मैं जितनी चाहूँ उतनी जमीन कैसे ले सकता हूँ? इसके लिए तो कोई दस्तावेज या कागजात चाहिए होंगे, वरना आज उन्होंने कहा कि जमीन मेरी है और कल को इसे वापस भी लिया जा सकता है। फिर उसने अपनी शंका को स्पष्ट किए बिना विनम्रता से कहा, आपकी कृपा के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। आपके पास असीमित भूमि है, जबकि मुझे तो बस थोड़ा सा टुकड़ा चाहिए।
लेकिन मुझे यह भी पक्का जानना होगा कि वह छोटा टुकड़ा कौन सा है और वह मेरा ही रहेगा। क्या ऐसा संभव है कि जमीन को माप कर तय कर लिया जाए और वह टुकड़ा फिर मेरे नाम कर दिया जाए? संसार की अनिश्चितता तो ईश्वर के हाथ में है। आज आप उदारता पूर्वक दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में आपकी संतानें उसे वापस भी मांग सकती हैं। सरदार ने नाथू की चिंता को समझते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी बात सही है। जमीन तुम्हारे नाम कर दी जाएगी, इस बारे में निश्चिंत रहो। नाथू ने एक और बात उठाई, मैंने सुना है कि एक अन्य व्यापारी यहाँ आया था, उसे भी आपने जमीन दी थी और उसके लिए कागजात भी पक्के किए थे। मैं भी चाहता हूँ कि वैसी ही लिखा पढ़ी हो जाए ताकि बाद में कोई भ्रम न रहे। सरदार ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह तो बहुत आसान है। हमारे पास एक मुंशी है, कस्बे में चलकर हम सारी लिखा पढ़ी पक्की कर लेंगे और रजिस्ट्री भी हो जाएगी। नाथू ने आगे पूछा, तो फिर जमीन की कीमत क्या होगी? सरदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारी कीमत तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपए। नाथू यह सुनकर थोड़ा उलझन में पड़ गया। दिन के हिसाब से? इसका मतलब क्या हुआ? आप मुझे एकड़ में बताइए। सरदार हंसते हुए बोला, हम इस तरह से नाप जोख नहीं करते। यहाँ जमीन एक दिन के हिसाब से बेची जाती है। जितनी जमीन तुम एक दिन में पैदल चलकर नाप सकते हो वह तुम्हारी हो जाएगी और उसकी कीमत होगी बस एक दिन के 1000 रुपए। नाथू यह सुनकर हैरान हो गया। बोला, एक दिन में तो बहुत सारी जमीन नापी जा सकती है। सरदार हंसते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, जितनी जमीन तुम एक दिन में घेर सको वह सब तुम्हारी हो जाएगी। पर एक शर्त है, वह यह कि तुम्हें उसी दिन उसी स्थान पर लौटकर आना होगा जहां से तुमने शुरुआत की थी। यदि तुम सूरज ढलने से पहले वापस नहीं पहुँचे तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और जमीन की कीमत भी जब्त समझी जाएगी। नाथू ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मैं कैसे जानूंगा कि मैंने किस जगह से शुरुआत की थी? सरदार ने जवाब दिया, यह तो सरल है। हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे और जहां से तुम शुरू करना चाहोगे वहीं रुक जाएंगे। वहीं से शुरुआत करना और अंत में वहीं लौटना। साथ में एक फावड़ा ले लेना, जहां भी जरूरी लगे निशान लगा देना। हर मोड़ पर एक गड्ढा खोदकर उसके ऊपर घास ऊंचा करके चिन्ह बना देना। हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे और फिर हल से इन चिन्हों को जोड़कर हदबंदी खींच देंगे। तुम चाहे जितना बड़ा चक्कर लगा सकते हो, पर सूरज ढलने से पहले उस जगह लौट आना जहां से चले थे। जितनी जमीन तुम इस तरह नाप लोगे वह सब तुम्हारी हो जाएगी। नाथू यह सुनकर बेहद खुश हो गया। यह तय हुआ कि अगले दिन सुबह ही यह अभियान शुरू किया जाएगा। फिर थोड़ी बातचीत हुई, खाना पीना चला और समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। रात होते होते उन्होंने नाथू के लिए आरामदायक बिस्तर तैयार कर दिया, मुलायम परों से बना बिछावन। सब लोग विदा लेते हुए कह गए कि वे पौ फटने से पहले ही आ जाएंगे ताकि सूरज निकलने से पहले यात्रा आरंभ की जा सके। नाथू अपने मुलायम बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में बस एक ही विचार घूम रहा था, जमीन। वह बार बार खुद से सोचने लगा, मैं कितनी जमीन नाप सकता हूँ, इसका तो कोई ठिकाना नहीं। एक दिन में 35 मील तो आसानी से कर सकता हूँ। दिन भी लंबे हैं इस मौसम में। 35 मील का घेरा, सोचो कितनी सारी जमीन मिल जाएगी। उसमें से जो बेकार जमीन होगी उसे बेच दूंगा या किराए पर उठा दूंगा, और जो सबसे उपजाऊ और बेहतरीन होगी वहां मैं अपना फार्म बनाऊंगा। 2 दर्जन बैल तो शुरुआती काम के लिए काफी होंगे। साथ में 2 आदमियों की भी जरूरत पड़ेगी। कम से कम 150 एकड़ तो खेती के लिए रखूंगा और बाकी चराई के लिए। इन ख्यालों में खोया हुआ नाथू रात भर जमीन के सपनों में ही डूबा रहा। आंखों में नींद की कोई परछाई तक नहीं थी। नाथू सारी रात बिस्तर पर पड़ा पड़ा विचारों के जाल में उलझा रहा।
कभी जमीन के ख्वाब, कभी योजनाओं की दुनिया, और इन सब में वह बेचैन होकर करवटें बदलता रहा। आखिरकार देर रात उसे थोड़ी झपकी आ गई। तभी उसकी नींद में किसी के खिलखिलाने की आवाज कानों में गूंज उठी। वह चौंक उठा, यह कौन हो सकता है इस वक्त? उठकर बाहर आया तो देखा कि वही कोल लोगों का सरदार जोर जोर से हंस रहा है। पेट पकड़कर हंसी में लोटपोट हुआ जा रहा है। नाथू ने पास जाकर पूछना चाहा, आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? मगर उसके होंठ हिले ही थे कि नजारा बदल गया। जहां पहले सरदार था, अब वहां वह सौदागर बैठा था, जो कुछ दिन पहले नाथू से उसके देश में मिला था और जिसने उसे इस जमीन की बात बताई थी। नाथू उसकी ओर देखकर हैरान रह गया। वह पूछने ही वाला था, तुम यहाँ कैसे? तभी उसकी नजर फिर बदली और सौदागर की जगह अब वह पुराना किसान बैठा था, जिसने बरसों पहले सतलज पार की जमीन का पता दिया था। नाथू हक्का बक्का हो गया, पर उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब किसान भी गायब हो गया। अब वहाँ खुद शैतान बैठा था, खुरों वाला, सींगों वाला। वह अपनी शैतानी हंसी से आसमान को चीरता जा रहा था। नाथू का दिल तेजी से धड़कने लगा। शैतान के सामने एक आदमी जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था, नंगे पैर, एक साधारण कुर्ता धोती पहने। नाथू ने सपने में ही ध्यान से देखा, यह आदमी कौन है? उसने नजदीक जाकर गौर किया और सन्न रह गया। वह आदमी कोई और नहीं, खुद नाथू था। नाथू की सांसें रुक गईं, वह मरा हुआ था। इस भयानक दृश्य से घबराकर नाथू जोर से चौंक पड़ा और उसकी आंख खुल गई। हड़बड़ाते हुए उसने सोचा, सपने में क्या क्या बेतुकी बातें दिख जाती हैं। उसने खुद को संभाला, सिर झटका और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। दरवाजे के बाहर झांका तो देखा कि सुबह होने वाली थी। उसने सोचा, समय हो गया है, अब उन्हें जगा देना चाहिए। देर करना ठीक नहीं होगा। फौरन वह अपने आदमी के पास गया जो गाड़ी में सो रहा था। उसे जगाकर कहा, गाड़ी तैयार करो। फिर वह कोल लोगों को जगाने चला गया। जब वह उनके पास पहुंचा तो बोला, सवेरा हो गया है, हमें जमीन नापने के लिए निकलना चाहिए। कोल लोग भी धीरे धीरे उठे और सब इकट्ठे हो गए। सरदार भी आ गया। जाने से पहले उन्होंने चाय बनाने की तैयारी शुरू की और नाथू से भी चाय पीने के लिए पूछा। लेकिन नाथू ने चाय में देर होती देख कहा, अगर चलना है तो अब चलना चाहिए, वक्त बहुत हो गया है। इस पर सब तैयार हो गए और जल्द ही वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कोल लोग तैयार हुए और सभी अपने अपने घोड़ों या गाड़ियों पर सवार हो गए। नाथू भी अपने नौकर के साथ अपनी छोटी बहली में बैठा था। उसने फावड़ा साथ रख लिया था, मानो किसी बड़े काम के लिए पूरी तरह से तैयार हो। जब वे खुले मैदान में पहुंचे तो तड़का बस फूट ही रहा था। सामने एक ऊंची टेकड़ी थी, जिसके पार दूर दूर तक फैला खुला मैदान नजर आ रहा था। टेकड़ी पर पहुंचकर सब गाड़ियों और घोड़ों से उतर गए और एक जगह इकट्ठा हो गए। सरदार ने दूर दूर तक फैले मैदान की ओर इशारा करते हुए कहा, देखते हो, जहां तक तुम्हारी नजर जाती है वहां तक हमारी जमीन है। जितनी जमीन तुम्हें चाहिए वह सब तुम्हारी हो सकती है। नाथू की आंखें इस बात पर चमक उठीं। वह धरती एकदम नई और अछूती थी, मानो किसी ने अब तक उसे छुआ ही न हो। पूरी जमीन हथेली की तरह समतल और मुलायम थी। काली मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि बिनौले की तरह चमक रही थी। जहां तहां हल्की सी नीची जगहों पर हरे भरे पौधों की छाती तक ऊंची हरियाली फैली हुई थी। सरदार ने अपने सिर से रोएंदार टोपी उतारी और उसे धरती पर रख दिया। बोला, यह रहा निशान, यहीं से चलना शुरू करो और यहीं लौट आना। जितनी जमीन तुम नाप लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। नाथू ने तुरंत अपनी जेब से रुपए निकाले और टोपी पर रख दिए। इसके बाद उसने अपने पहने हुए कोट को उतार दिया और धोती को कसकर बांध लिया।
अंगोछे में कुछ रोटियां रखी आस्ती ने चढ़ाई पानी की व्यवस्था की और नौकर से फावड़ा लेकर पूरी तरह तैयार हो गया। कुछ क्षण वह सोचता रहा कि किस दिशा में जाना सबसे अच्छा रहेगा। हर दिशा में संभावनाओं की एक सुनहरी चमक थी। आखिरकार उसने निश्चय किया कि सबसे पहले सूरज की दिशा में चलना उचित होगा। वह पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हो गया, एक गहरी अंगड़ाई ली और शरीर की सुस्ती को दूर किया। फिर वह धरती के किनारे सूरज के उगने का इंतजार करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठंडी हवा में सफर तेजी से तय हो सकेगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, नाथू ने फावड़ा कंधे पर रखा और खुले मैदान में दृढ़ कदमों से आगे बढ़ चला, मानो अब उसका सपना पूरा होने ही वाला था। शुरुआत में नाथू न ज्यादा तेज चला और न ही धीमे। जब करीब 1000 गज का रास्ता तय कर लिया तो वह ठहरा। उसने वहां एक गड्ढा खोदा और ऊंची घास चिन दी ताकि निशान दूर से भी साफ दिखाई दे। इसके बाद वह आगे बढ़ा, इस बार तेजी से। कुछ और दूर चलने के बाद उसने दूसरा गड्ढा खोदा। अब वह पीछे मुड़कर देखने लगा। सूरज की रोशनी में टेकड़ी साफ नजर आ रही थी। वहां खड़े लोग और गाड़ियों के पहिए चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। उसने अंदाजा लगाया कि वह लगभग 3 मील का फासला तय कर चुका है। इस बीच धूप तेज होने लगी थी। नाथू ने कुर्ता उतारकर कंधे पर डाल लिया और फिर चल पड़ा। अब गर्मी तेज हो रही थी। उसने सूरज की तरफ देखा और सोचा, अब कुछ खाने पीने का वक्त हो गया है। 1 पहर बीत चुका है, लेकिन अभी 3 पहर बाकी हैं। समय काफी है। यह सोचकर उसने अपने जूते उतारकर धोती में खोस लिए और आगे बढ़ चला। अब नंगे पैर चलना और आसान लग रहा था। नाथू के मन में विचार आया, अभी 3-4 मील और चलूं, फिर दूसरी दिशा पकड़ लूंगा। यह जमीन इतनी उपजाऊ है, इसे छोड़ना मूर्खता होगी। और अजीब बात है कि जितना आगे बढ़ता हूँ, उतनी ही शानदार जमीन मिलती जाती है। वह तेजी से चलता गया बिना रुके। कुछ देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी अब मुश्किल से ही दिख रही थी। वहां खड़े लोग उसे चींटी की तरह रेंगते नजर आ रहे थे और धूप में गाड़ियों की हलचल जैसे कोई सपना हो। नाथू ने खुद से कहा, मैं बहुत दूर आ गया हूँ। अब लौटने का वक्त है। उसके शरीर से पसीना बहने लगा और उसे प्यास भी लगाई थी। फिर उसने वहां एक और गड्ढा खोदा और घास का ढेर चिन दिया। पानी पीने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गया और फिर से तेजी से चलने लगा। अब घास और ऊंची हो गई थी और धूप की तपिश बढ़ रही थी। नाथू को थकान महसूस होने लगी। उसने आसमान में सूरज की ओर देखा जो अब ठीक सिर पर था। दोपहर का वक्त हो गया था। थोड़ी देर आराम करने की सोचकर वह बैठ गया। उसने रोटी निकाली, खाई और थोड़ा पानी पिया। लेकिन वह लेटा नहीं कि कहीं नींद न आ जाए। कुछ देर यूं ही बैठा रहा, फिर अपने मिशन को याद करके उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ चला। शुरुआत में तो चलना आसान लगा। खाने से नाथू की ऊर्जा लौट आई थी, लेकिन अब धूप और तेज हो चली थी और उसकी आंखों में हल्की नींद सी आने लगी। फिर भी वह बिना रुके चलता रहा। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, थोड़ी तकलीफ अभी सही, लेकिन यह आराम जिंदगी भर का होगा। इसी सोच में डूबा वह काफी दूर तक निकल गया। वह बाईं ओर मुड़ने ही वाला था कि उसकी नजर सामने फैली उपजाऊ जमीन पर पड़ी। इसे छोड़ना तो मूर्खता होगी, उसने सोचा। यहाँ की मिट्टी में सनी की बाड़ी ऐसे लहलहाएगी कि बस देखता रह जाऊंगा। यह सोचकर उसने उस उपजाऊ टुकड़े को भी अपने दायरे में समेट लिया और एक और गड्ढा खोदकर निशान बना दिया। अब वह दूसरी ओर मुड़ा। जब उसने टेकड़ी की ओर देखा तो धूप के कारण हवा में कंपन होता दिखा, मानो तपिश के मारे सब कुछ थरथरा रहा हो। उस धुंधलके में टेकड़ी मुश्किल से दिखाई दे रही थी।
नाथू ने सोचा, क्षेत्र की 2 भुजाएं मैंने काफी बड़ी नाप ली है, अब तीसरी तरफ कम जमीन नापूंगा। यह सोचते हुए वह तेज कदमों से तीसरी दिशा की ओर बढ़ा। उसने सूरज को देखा, अब सूरज 2/3 आसमान में चढ़ चुका था। टेकड़ी से उसकी दूरी लगभग 10 मील रह गई थी। उसने मन ही मन सोचा, अब बस, अगर एक बाजू छोटी रह भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे अब सीधी राह पकड़नी चाहिए और वापस चलना चाहिए। कहीं ज्यादा लालच में दूर निकल गया तो सब कुछ गवा बैठूंगा। आखिर इतनी जमीन भी क्या कम है, यह सोचकर नाथू ने तीसरा गड्ढा खोदा, निशान लगाया और टेकड़ी की ओर सीधा चल पड़ा। अब वह सीट बांधकर चलने लगा, लेकिन हर कदम पर उसे मुश्किल महसूस हो रही थी। धूप की तपिश उसकी सारी ताकत सोख चुकी थी। नंगे पांवों को रास्ते के पत्थरों और कांटों ने जगह जगह से घायल कर दिए थे। टांगे अब थककर जवाब देने लगी थी। उसका मन बार बार आराम करने को हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि आराम करने का कोई सवाल ही नहीं था। सूरज किसी के लिए रुकता नहीं। वह हर पल क्षितिज के और करीब जा रहा था और उसे वहां तक पहुंचना ही था। नाथू के मन में पछतावा उठने लगा, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने इतनी बड़ी जमीन नापने की लालच क्यों की? अगर समय से वापस न पहुंचा तो सब गया। उसने एक बार फिर टेकड़ी की ओर देखा, फिर सूरज की ओर। मुकाम अब भी काफी दूर था और सूरज तेजी से धरती की ओर झुक रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कदम और तेज कर दिए, जितना हो सकता था उतनी तेजी से चलने लगा, लेकिन हर कदम के साथ वह थकान से टूटता जा रहा था। दूरी अब भी खत्म नहीं हो रही थी। घबराकर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। अपनी वास्कट उतारकर फेंक दी, जूते भी दूर हटा दिए, टोपी फेंकी और सिर्फ हाथ में फावड़ा लिए भागने लगा। अब तो उसके दिमाग में केवल एक ही ख्याल था, मैंने बिसात से बाहर की चीज हथियाने की कोशिश की। अब अगर सूरज डूब गया तो मैं सब कुछ खो दूंगा। उसकी सांसें तेज हो रही थी, दिल बेतहाशा धड़क रहा था और शरीर पसीने से लथपथ था। उसकी धोती पसीने से चिपक चुकी थी और गला सूख गया था, पर वह रुक नहीं सकता था। वह भागता ही जा रहा था, जैसे जीवन और मृत्यु की दौड़ हो। उसकी छाती अब लोहार की धौंकनी की तरह उठने गिरने लगी और दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। पैरों में ताकत खत्म होती जा रही थी। उसे डर होने लगा कि कहीं इस थकान के मारे वह गिर न पड़े और हमेशा के लिए खत्म न हो जाए। हालात कितने भी मुश्किल हों, लेकिन नाथू के कदम नहीं रुके। उसने सोचा, अगर मैं अब रुक गया तो सब मुझ पर हंसेंगे, मुझे मूर्ख समझेंगे। इस डर और शर्म से बचने के लिए उसने दौड़ जारी रखी। आगे से कोल लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वे उसे जोर जोर से बुला रहे थे। उनकी आवाजें उसके भीतर की बेचैनी को और बढ़ा गईं। वह अपनी आखिरी बची हुई ताकत समेटकर दौड़ता रहा। सूरज अब लगभग धरती को छूने ही वाला था। उसकी तिरछी किरणों में सूरज बड़ा और लहू की तरह लाल नजर आ रहा था। अब डूबा, अब डूबा। नाथू के मन में यही ख्याल गूंज रहा था, लेकिन वह भी मंजिल के करीब पहुंच चुका था। टेकड़ी पर खड़े कोल लोग अब साफ दिखाई दे रहे थे। वे हाथ हिला हिलाकर उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। थोड़ी ही दूरी पर वह टोपी भी नजर आने लगी जिस पर उसकी रकम रखी हुई थी। सरदार भी वहीं बैठा हंस रहा, थामझाक उड़ाने वाले अंदाज में, जैसे कि उसे पता था कि खेल क्या है। वह अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रहा था। नाथू को अचानक अपना सपना याद आ गया। वह वही दृश्य था, हंसता हुआ सरदार, औंधे मुंह गिरा हुआ आदमी, वही आदमी जो और कोई नहीं बल्कि खुद नाथू था। नाथू के मन में भय और निराशा की लहरें उमड़ने लगी। उसने सोचा, जमीन तो बहुत नाप ली, लेकिन क्या भगवान मुझे इसे भोगने का समय देंगे? लगता है मेरी जान अब गई। मैं मुकाम तक नहीं पहुंच पाऊंगा।
उसने सूरज की ओर हसरत भरी निगाह से देखा। सूरज अब धरती को छू चुका था। उसकी आखिरी बची हुई ताकत को समेटते हुए वह आगे बढ़ा। उसकी कमर झुक गई, पैरों ने जैसे साथ देना छोड़ दिया। टेकड़ी के पास पहुंचते ही अंधेरा गहराने लगा था। उसने ऊपर देखा, सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था। नाथू के दिल से एक पीड़ा भरी चीख निकली, और मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। वह रुकने ही वाला था कि उसे ख्याल आया, सरदार और कोल लोग टेकड़ी पर खड़े हैं। शायद उन्हें अब भी सूरज दिखाई दे रहा हो। शायद सूरज छिपा नहीं है, केवल मुझे नहीं दिख रहा। यह सोचकर उसने एक गहरी सांस ली और आंखें मूंदकर टेकड़ी की चोटी की ओर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप की हल्की सी चमक बाकी थी। जब वह पास पहुंचा तो टोपी उसकी आंखों के सामने थी और सरदार वहीं बैठा था, पेट पकड़कर जोर जोर से हंसते हुए, जैसे नाथू की हालत का मजाक उड़ा रहा हो। नाथू को अचानक अपना सपना याद आया। उसकी टांगों ने अब पूरी तरह जवाब दे दिया। वह आगे की तरफ झुका और मुंह के बल गिर पड़ा। उसके हाथ टोपी तक पहुंच गए थे, लेकिन तभी उसके मुंह से एक अंतिम चीख निकली और वह वहीं दम तोड़ गया। सरदार ने हंसते हुए कहा, देखो इसने कितनी जमीन हथिया ली। नाथू का नौकर दौड़ा दौड़ा आया। उसने मालिक को उठाने की कोशिश की, लेकिन हैरान होकर देखा कि नाथू के मुंह से खून बह रहा था। नाथू अब इस दुनिया में नहीं था। कोल लोगों ने दया और व्यंग्य से हंसते हुए देखा। नौकर ने फावड़ा उठाया, जमीन खोदी और नाथू को उसमें लिटा दिया। अंततः नाथू को जितनी जमीन मिली वह केवल सिर से पांव तक कुल 6 फुट थी। धन्यवाद।